वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए, कुछ मंथ पहले जो हमने यूपीएससी सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें केवल 2 ही टेस्ट हो पाए थे। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो है आने वाला है। और 26 मई को इसका एग्ज़ाम था, कुछ 20 दिन इसकी डेट बढ़ी है, जून में एग्ज़ाम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया है, ये होगा टेस्ट नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 24 के लिए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में कंट्रोल रॉड के रूप में किया जाता है, यानी नियंत्रक छड़ों के रूप में? कैडमियम का, शीशे का, खारा पानी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज में पहले भी इसको कराया है इस चैनल पर। ठीक है, कुछ भी पूछ लेगा, कंट्रोल रॉड पूछ लेगा, मंदक पूछ लेगा, शीतलक पूछ लेगा। ठीक है, तो यहाँ कैडमियम सही उत्तर हो जाएगा, ए है इसका आंसर। देखिए, मंदक मंदक जो है, मंदक में भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। मंदक यह तेज न्यूट्रॉन की गति को कम करता है, जिससे उन्हें परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया को बनाए रखने में सक्षम थर्मल न्यूट्रॉन में बदल दिया जाता है। एक होता है शीतलक। ठीक है, शीतलक जो है, विखंडन के दौरान बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्लांट के तापमान में वृद्धि होती है। संयंत्र के तापमान को कम करने के लिए रिएक्टर के माध्यम से वायु, जल और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे शीतलक प्रवाहित किए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। मंदक कौन है, शीतलक कौन है, और नियंत्रक छड़ें यानी कंट्रोल रॉड कौन है? कंट्रोल रॉड में कैडमियम और बोरॉन की छड़ें हैं, तो विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सरकार द्वारा नियुक्त किरीट पारिक पैनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गैस मूल्य निर्धारण से, सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व स्थलों से, यूरेनियम निष्कर्षण से, या लोकसभा चुनावों में मतदाता प्रतिशत बढ़ाना? सरकार द्वारा नियुक्त जो किरीट पारिक पैनल है, वो गैस मूल्य निर्धारण से संबंधित है, ए है इसका आंसर। देखिए, सरकार ने गैस मूल्य निर्धारण पर किरीट पारिक पैनल नियुक्त किया है, और इस पैनल ने उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने और वर्ष 2030 तक भारत की ऊर्जा में गैस की हिस्सेदारी 15% बढ़ाने की सिफारिशें की हैं। तो ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोल बेड मीथेन सीबीएम के संबंध में 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पर कौन सा इसमें सही होगा? देखिए, यह प्राकृतिक गैस का एक पारंपरिक रूप है जो कोयले के भंडार में पाया जाता है। भारत के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार है, और कोल बेड मीथेन का गठन कोयलाकरण की प्रक्रिया के दौरान होता है, संयंत्र सामग्री का कोयले में जब रूपांतरण होता है तो। देखिए, भारत के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार है, तो ठीक है। कोल बेड मीथेन का गठन कोयलाकरण की प्रक्रिया के दौरान होता है, ये भी ठीक है। कोल बेड मीथेन प्राकृतिक गैस का पारंपरिक नहीं, अपारंपरिक रूप है। ठीक है, इसलिए गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। तो जहां जहां एक है उसको हटा दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3 यानी डी। कोल बेड मीथेन कोल बेड मीथेन एक अपरंपरागत गैस का भंडार है, इसलिए गलत है पहला स्टेटमेंट। यह कोयले की चट्टान में प्रत्यक्ष तौर पर मौजूद रहती है। मीथेन गैस कोयले की परतों के नीचे पाई जाती है, इसे ड्रिल किया जाता है तथा नीचे उपस्थित भूमिगत जल को हटाकर इसे प्राप्त किया जाता है, CH4 को। भारत जो है कोयले के भंडार के मामले में विश्व में 5वें स्थान पर है, तथा इस दृष्टिकोण से कोल बेड मीथेन स्वच्छ ऊर्जा का बेहतर विकल्प हो सकता है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। तीसरा भी सही है, क्योंकि कोल बेड मीथेन का निर्माण कोयलाकरण की प्रक्रिया के दौरान होता है, यानी संयंत्र सामग्री का कोयले में रूपांतरण। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में। आइसलैंड हो गया, लातविया हो गया, लिथुआनिया हो गया। आपको बताना है कि उपरोक्त देशों में से कितने नॉर्डिक बाल्टिक सहयोग के देश हैं। देखिए, 5 हैं नॉर्डिक कंट्री और 3 है बाल्टिक। अब इसमें नॉर्डिक कौन सा है? इसमें नॉर्डिक है आइसलैंड। ठीक है, इसके अतिरिक्त फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये सब हैं।
और लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये 3 है बाल्टिक देश। तो नॉर्डिक, बाल्टिक ये तीनों ही हो गए, तो सभी 3 इसका आंसर है सी। और ये केवल 1, केवल 2, केवल 3 इस तरह के पैटर्न को यूपीएससी फॉलो कर रही है। वैसे तो यूपीएससी कोई पैटर्न बनना ही नहीं देती है, ठीक है, लेकिन इस तरह के जो हैं सवाल ज़्यादा रखे जा रहे हैं पिछले 2-3 वर्षों में। यूपीएससी का क्या है, किसी वर्ष पूछेगी करंट अफेयर्स के 30 से 32 क्वेश्चन, किसी किसी वर्ष पूछेगी 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, कभी ज्योग्राफी से प्रश्न पूछेगी 28, 26, कभी ज्योग्राफी के 3 क्वेश्चन, कोई पैटर्न बनना ही नहीं देता। तो नार्डिक बाल्टिक सहयोग वर्ष 1992 में स्थापित एक अनौपचारिक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है जो 5 नार्डिक और 3 बाल्टिक देशों को एक साथ लाता है। 5 नार्डिक कौन कौन से? फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, और लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया। वर्ष 2024 में NV8 की अध्यक्षता जो है वो स्वीडन द्वारा की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 5, ये एक प्रश्न है इंडियन पॉलिटी से। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपाय प्रदान करने के लिए स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या? 89वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को 2 अलग अलग निकायों में विभाजित कर दिया गया। कौन सा सही है इसमें? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, 89वां है या 79वां है? देखिए 89 वही है, 2003 में हुआ था। ये करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपाय प्रदान करने और उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने तथा उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से की गई। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है और दूसरा वाला भी सही है, क्योंकि 89वें संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था 2003 में, इसके द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को 2 अलग अलग निकायों में विभाजित कर दिया गया, अर्थात राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 के तहत और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338A के तहत। तो ए ऐड किया गया इसमें, दूसरा भी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। पेट्रोलियम कोक समाचारों की सुर्खियों में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया इस पर। देखिए, पेट्रोलियम कोक जो है तेल शोधन प्रक्रिया में प्राप्त होने वाला एक कार्बन युक्त उत्पाद है। कोयले की तुलना में इसका कैलोरी मान अधिक होता है। तो क्यों बैन लगाया? कैलोरी मान तो अधिक है इसका, लेकिन यह सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषकों के उत्सर्जन का कारण बनता है। ठीक है, तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। पेट्रोलियम कोक तेल शोधन प्रक्रिया में प्राप्त होने वाला एक कार्बन युक्त उत्पाद है। कोयले की तुलना में इसका कैलोरी मान उच्च होता है, अधिक होता है, लेकिन यह सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषकों के उत्सर्जन का कारण बनता है। तो पहला भी करेक्ट हो गया, दूसरा भी करेक्ट हो गया। इसका उपयोग सीमेंट, चूने की भट्टियों, गैसीकरण इकाइयों, औद्योगिक बॉयलरों में ईंधन के रूप में और सिंथेटिक ग्रेफाइट, एल्युमिनियम एनोड्स एवं इलेक्ट्रो मेटालर्जिकल उद्योगों आदि में इलेक्ट्रोड के कार्बन स्रोत के रूप में किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने NCR में पेट्रोलियम कोक या पेट कोक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। इस तरह के बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले भी प्रश्न यूपीएससी में पूछे जाते हैं। नवीकरणीय खरीद दायित्व यानी RPO अनिवार्य करता है कि सभी बिजली वितरण लाइसेंसधारियों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से अपनी आवश्यकताओं की न्यूनतम निर्दिष्ट मात्रा में खरीद या उत्पादन करना चाहिए। कोई भी संस्था अपने RPO लक्ष्य को निम्नलिखित में से किसके माध्यम से पूरा कर सकती है? पहला है इसमें, देश में कहीं भी अपना खुद का नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्र स्थापित कीजिए। नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी, यानी ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत। किसी भी नवीकरणीय ऊर्जा जनरेटर से बिजली खरीदो।
एनर्जी एक्सचेंज से अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र खरीदो। कौन सा सही है इसमें? देखिए तीनों के तीनों करेक्ट है, ये तीनों के तीनों सही हैं, तो सी है इसका आंसर 1 2 3। नवीकरणीय खरीद दायित्व आरपीओ एक तंत्र है जिसके द्वारा राज्य विद्युत नियामक आयोग अक्षय ऊर्जा स्रोतों से एक निश्चित प्रतिशत बिजली खरीदने के लिए संस्थाओं को बाध्य करते हैं। आरपीओ के तहत जो बाध्य संस्थाएं हैं वितरण लाइसेंसधारी, कैप्टिव उपभोक्ता और ओपन एक्सेस उपभोक्ता। कोई भी संस्था अपने आरपीओ लक्ष्य को निम्नलिखित माध्यम से पूरा कर सकती है: देश में कहीं भी अपना खुद का नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना, किसी भी नवीकरणीय ऊर्जा जनरेटर से बिजली खरीदना, एनर्जी एक्सचेंज से अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र खरीदना। तो सारे के सारे विकल्प सही हैं, सी में है तो सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है ईंधन सेल। ईंधन सेल के संदर्भ में जिसमें हाइड्रोजन युक्त ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में वर्ष 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है, और यूपीएससी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी भी पुनरावृत्ति आने वाले वर्षों में होती देखी गई है। ठीक है, यानी यूपीएससी भी प्रश्नों को रिपीट करती है, पूछने के तरीके बदल देती है बशर्ते। तो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, यदि ईंधन के रूप में शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है तो ईंधन सेल ऊष्मा और जल को उत्पोद उत्पादों के रूप में उत्सर्जित करता है। ठीक है, यदि ईंधन के रूप में शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है तो ईंधन सेल ऊष्मा और जल को उप उत्पादों के रूप में उत्सर्जित करता है। ईंधन सेल का उपयोग इमारतों को बिजली देने के लिए किया जा सकता है, न कि लैपटॉप कंप्यूटर जैसे छोटे उपकरणों के लिए। ईंधन सेल प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी अल्टरनेट करंट के रूप में बिजली का उत्पादन करते हैं। कौन सा इसमें सही है? देखिए क्वेश्चन किसी एक स्टेटमेंट से कट जाएगा। ईंधन सेल जो है वो डीसी के रूप में बिजली का उत्पादन करते हैं। अब जहाँ जहाँ 3 है उसको हटा दीजिए तो दूसरा भी कट जाएगा, क्योंकि ये लैपटॉप छोटे उनको भी बिजली दे सकता है, लैपटॉप कंप्यूटर छोटे उपकरणों को भी बिजली दे सकता है। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला यहाँ पर सही हो जाता है। तो ए है इसका आंसर। तो एसी का एक दूसरा पहलू डीसी भी होता है। इस तरह के प्रश्न थोड़ा दिमाग दौड़ाकर भी करेक्ट कर सकते हैं हम। देखिए ईंधन सेल में उच्च एवं कुशलतापूर्वक विद्युत का उत्पादन करने के लिए हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा का उपयोग होता है। यदि हाइड्रोजन सेल है तो विद्युत जल और ऊष्मा उत्पाद के रूप में मिलते हैं। तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। ईंधन सेल अपने संभावित अनुप्रयोगों की विविधता के मामले में अद्वितीय है। यह यूटिलिटी पावर स्टेशन जितने बड़े और लैपटॉप कंप्यूटर जितने छोटे सिस्टम के लिए विद्युत प्रदान कर सकते हैं, इसलिए गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। और ईंधन सेल जो है वो डायरेक्ट करंट उत्पन्न करते हैं, यानी डीसी ना कि एसी। तो गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत में तेंदुओं यानी लेपर्ड की स्थिति पर रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? देखिए यह है लेपर्ड, लेपर्ड यानी तेंदुआ। तेंदुआ और चीता में क्या डिफरेंस है? लेपर्ड इसके तेंदुए के ऊपर जो स्पॉट हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, और जो तेंदुआ चीता होता है उसमें छोटे छोटे स्पॉट होते हैं, धब्बे एक तरह से। तो नॉर्मल लेपर्ड है, एक होता है स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ, ये जंगली तेंदुआ है जो जंगल में रहता है। तो ये भारतीय तेंदुए की बात हो रही है। पहला स्टेटमेंट है इसमें, मध्य प्रदेश में तेंदुओं की सबसे अधिक संख्या है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और चौथे स्थान पर तमिलनाडु। वर्ष 2018 से वर्ष 2022 तक भारत में तेंदुओं की संख्या में 8% की गिरावट आई। तेंदुए की केवल 1/3 आबादी ही संरक्षित क्षेत्रों में मौजूद है। कितने कथन सही हैं? ये देखिए कितने कथन सही हैं। अब इसको एलिमिनेट तो कर नहीं सकते,
इसमें पता ही होना चाहिए, कम से कम 3 में से 2 तो पता ही होने चाहिए कितने। और एक और टफ करने के लिए यहाँ स्टेटमेंट डाल दिया, इनमें से कोई भी नहीं। तो मध्य प्रदेश में तेंदुओं की सबसे अधिक संख्या है, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है, तो मिनिमम एक कथन तो सही होगा इसमें। दूसरे में महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर कर्नाटक, चौथे पर तमिलनाडु को। वर्ष 2018 से वर्ष 2022 तक भारत में तेंदुओं की संख्या में 8% की बढ़ोतरी हुई है, गिरावट नहीं आई है। तो दूसरा वाला गलत हो गया। पूछ वो सही रहा है, तो अब तीनों कथन तो सही हो नहीं सकते, एक तो सही होगा क्योंकि पहला सही हो गया। तेंदुए की केवल 1/3 आबादी ही संरक्षित क्षेत्रों में मौजूद है, ये भी स्टेटमेंट सही है। केवल 1/3 ही संरक्षित क्षेत्रों में, बाकी बाहर है। तो केवल 2 यहाँ पर सही हो गए। कौन कौन से हैं वो 2? पहला है और तीसरा है, और दूसरा वाला गलत है। देखिए, वर्ष 2018 में भारत में तेंदुओं की संख्या 12,852 थी, जो वर्ष 2022 में 8% बढ़कर 13,847 हो गई। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। मध्य प्रदेश में तेंदुओं की सबसे अधिक संख्या है, 3,907 तेंदुए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में, तीसरे पर है कर्नाटक, चौथे पर है तमिलनाडु। तो पहला वाला कथन जो है वो सही हो गया। तेंदुए की लगभग 65% आबादी शिवालिक परिदृश्य में संरक्षित क्षेत्रों के बाहर मौजूद है, केवल 1/3 तेंदुए ही संरक्षित क्षेत्रों में हैं। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट भी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। कथन कारण वाला ये प्रश्न है। कथन 1 है, कथन 2 भी है। कथन कथन वाला प्रश्न है, कथन कारण वाला भी प्रश्न होता है इस तरह का। चलिए, तो आंसर वही है, दूसरा पहले की व्याख्या करेगा। ये दोनों सही होंगे, दूसरा पहले की व्याख्या करेगा तो आंसर ए होगा। दोनों सही होंगे, दूसरा पहले की व्याख्या नहीं करेगा तो आंसर बी होगा। पहले और दूसरे कथन में कोई सही गलत होगा तो आंसर सी या डी में से होगा। तो पहला कथन है, निर्मित और प्रयुक्त प्लास्टिक में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। यानी सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है वो सबसे अधिक है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक यानी जो प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं, और जो मिल्क के प्रोडक्ट होते हैं, मिल्क के जो पैकेट होते हैं पूरे भारत में, तो जिस पन्नी में वो पैकेज होके आता है, तो इसी को बोलते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक। और पर्यावरण के लिए ये पर्यावरण का शत्रु है। ठीक है, इसको मिट्टी में नहीं दबा सकते, जला नहीं सकते, जलाएंगे तो एयर पोल्यूशन, मिट्टी में दबाएंगे तो सॉइल पोल्यूशन। कथन 2 है, यहाँ पर उत्पादन की वर्तमान गति को देखते हुए यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2050 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का योगदान 5 से 10% हो सकता है। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, निर्मित और प्रयुक्त प्लास्टिक में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक यानी सिंगल यूज़ प्लास्टिक की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, ये ठीक है स्टेटमेंट। उत्पादन की वर्तमान गति को देखते हुए यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2050 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का योगदान 5 से 10% हो सकता है, ये दूसरा वाला भी सही है। अब पहला वाला स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट, निर्मित और प्रयुक्त प्लास्टिक में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट की व्याख्या नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन मतलब कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता। देखिए, निर्मित और प्रयुक्त प्लास्टिक में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, तो पहला वाला सही है। उत्पादन की वर्तमान गति को देखते हुए यह अनुमान लगाया है गया है कि वर्ष 2050 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में एकल उपयोग वाले यानी सिंगल यूज प्लास्टिक का योगदान 5 से 10% हो सकता है, तो दूसरा वाला भी सही है। कथन 1 जो है वो एकल उपयोग प्लास्टिक के चरम उत्पादन को संदर्भित करता है, जबकि कथन 2 विशिष्ट परिस्थितियों के कारण वर्ष 2050 तक एकल उपयोग प्लास्टिक से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के अनुमानित हिस्से को संबोधित करता है। दोनों कथन सही हैं और एकल उपयोग प्लास्टिक मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, किंतु कथन 2 कथन 1 का स्पष्टीकरण नहीं है।
तो 10 प्रश्न ऐड थे ये, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।